नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आपका श्री अरविंदो आईएएस में। और हम लोग आज चर्चा करेंगे फरवरी 2020 के करंट अफेयर की। चूंकि जनवरी 2020 के पूरे करंट अफेयर की पिछले वीडियो हमने उस चैनल पर डाल दिए हैं। आप अपने चैनल की प्लेलिस्ट खोलिए और प्लेलिस्ट से आप जनवरी के सभी करंट अफेयर के वीडियोस आप वहां से देख लीजिए। आज हम लोग चर्चा करेंगे फरवरी 2020 का करंट अफेयर, जो कि आने वाले एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और हम लोग उसमें सबसे पहले जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज वो देखेंगे हम लोग स्थायी कमीशन। ठीक है, सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा स्थायी कमीशन। अब स्थायी कमीशन क्या है, क्या सरकार ने इसको लेकर चेंजेस किए हैं, यानी कि अपनी नीति में क्या परिवर्तन किए हैं, उसकी एक छोटी सी जानकारी आप पहले सुन लीजिए। पहली बात तो यह है कि महिलाओं से संबंधित स्थायी कमीशन को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है। और बल्कि केंद्र सरकार की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकार ने स्थायी कमीशन में एक बड़ा बदलाव किया है महिलाओं को लेकर। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है। तो अभी हाल ही में, इससे पहले की अगर हम लोग बात करें, यदि मैं चर्चा करूं हमारे 72वें इंडिपेंडेंस डे की, 72वें स्वतंत्रता दिवस की अगर चर्चा करें तो प्राइम मिनिस्टर ने, ध्यान रखना, महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन देने की घोषणा की थी। और वह उनके लिए एक गिफ्ट से कम नहीं जाना जा सकता। तो महिलाओं की जो सेना में भर्ती होती है वो एसएससी के माध्यम से होती है। ठीक है, शॉर्ट सर्विस कमीशन। ठीक, फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये एसएससी कई प्रकार के एग्जाम्स ऑर्गेनाइज कराती है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं स्थायी कमीशन से संबंधित एसएससी की। तो यहाँ एसएससी का फुल फॉर्म हो जाएगा शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो भारतीय सेना में महिला अधिकारियों की जो भर्ती की जाती है वह इसी एसएससी के माध्यम से की जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता था, महिलाएं 14 वर्षों तक सेना में अपनी नौकरी कर सकती थी अधिकारी के रूप में, यानी 14 ईयर तक अपनी सेवाएं देश को समर्पित कर सकती थी। लेकिन यहां से क्या हो रहा था, और उसके बाद उन्हें जब रिटायर किया जा रहा था तो 14 वर्षों की नौकरी के पश्चात, रिटायर होने के पश्चात उन्हें पेंशन नहीं दी जाती थी। लेकिन अब सरकार ने क्या चेंजेस किए हैं स्थायी कमीशन में? स्थायी कमीशन में ये चेंजेस किए हैं कि जितनी भी महिलाएं हैं और महिलाओं में सैन्य अधिकारी जो भी हैं, ठीक है, जो सेना से संबंधित अधिकारी हैं, उन सभी को 20 वर्षों तक नौकरी करने की परमिशन दी गई है और 20 वर्षों के बाद उनकी पेंशन भी जारी की जाएगी। यह परिवर्तन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर किया है। तो यह स्थायी कमीशन है, ध्यान रखना। स्थायी कमीशन क्या है, ध्यान रखिएगा। हमारे संविधान का अगर हम लोग बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो आर्टिकल 15 ये कहता है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 15, कि जेंडर के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। चूंकि महिला और पुरुषों की अलग अलग तरह से भर्ती होने के साथ के लिए यहां आर्टिकल 15 का अभी तक क्या हो रहा था, दोहन हो रहा था। इसलिए आर्टिकल 15 ये कह रहा है कि जेंडर के आधार पर किसी के साथ भी हम लोग भेदभाव या पक्षपात नहीं कर सकते। तो सरकार ने आर्टिकल 15 को लागू किया है। और ध्यान रखना, महिलाओं के लिए जो स्थायी कमीशन दिया गया है वो 10 डिपार्टमेंट में दिया गया है, यानी कि 10 विभागों में महिलाओं को इस स्थायी कमीशन के रूप में भर्ती की जा सकेगी। फिर से सुनिएगा ध्यान से एक बार। भारतीय सेना में महिलाओं को एसएससी के थ्रू भर्ती मिलती है। ठीक है, एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन, और शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंडर में उन्हें 14 वर्षों तक सेना में देश सेवा का मौका मिलता था। लेकिन यहां सरकार ने क्या किया है, 14 वर्षों के बाद नौकरी करने के पश्चात पेंशन देने की यहां परमिशन नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर क्या चेंजेस किए हैं, उन्होंने कहा है कि महिला सैन्य अधिकारी अब 20 वर्षों तक सेना में काम करेंगी और 20 वर्षों के पश्चात अगर वे रिटायर होती हैं तो उन्हें पेंशन भी दी जाएगी। क्योंकि आर्टिकल 15 का उल्लंघन पहले हो रहा था फंडामेंटल राइट्स का, इसलिए सरकार ने ऐसा किया है। और ये जो स्थायी कमीशन सरकार ने लागू किया है वह 10 विभागों में लागू किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान रखना। हालांकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 72वें इंडिपेंडेंस डे पर इसकी घोषणा पहले ही कर दी थी कि महिलाओं को स्थायी कमीशन के रूप में नौकरी दी जा सकेगी या स्थायी कमीशन लागू किया जाएगा। ठीक है, क्लियर क्वेश्चन पहला वाला। आइए सेकंड क्वेश्चन की चर्चा करें, नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2 फरवरी। ठीक है, तो 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है वो ध्यान रखिएगा और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना। 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है, विश्व वर्ल्ड आर्द्र भूमि वेटलैंड डे दिवस। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देंगे वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2 फरवरी को मना लेंगे विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है, क्या है इसकी चर्चा हम लोग
डिटेल में कभी एक उसमें करेंगे पूरे वीडियो में कि आर्द्र भूमि क्या होती है, वेटलैंड क्या होते हैं। मध्य प्रदेश में भी एक आर्द्र भूमि है, ध्यान रखना। इन आर्द्र भूमियों को यानी वेटलैंड जो लैंड है उनको कहा जाता है रामसर भूमि भी कहा जाता है। रामसर ईरान में कभी इनका एक सम्मेलन हुआ था, उससे संबंधित हम लोग डिटेल में उसकी कभी चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन संबंधित है मालदीव, हमारा पड़ोसी देश है, ध्यान रखना है इंडिया का। तो मालदीव क्या है, मालदीव के बारे में ये इंपॉर्टेंट है कि वो फिर से कॉमनवेल्थ कंट्रीज में शामिल हो गया, ध्यान रखना, कॉमनवेल्थ कंट्रीज। ठीक है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज यानी कि राष्ट्रमंडल देशों के एक ग्रुप में फिर से शामिल हो गया है। राष्ट्रमंडल देश वे देश कहलाते थे जिन देशों पर कभी ब्रिटिश शासन का आधिपत्य रहा है, जिन देशों पर कभी ब्रिटेन ने कब्जा किया था, या ब्रिटेन ने जिन देशों को गुलाम बनाया था, वे सभी देश कहलाते हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज यानी राष्ट्रमंडल देश। तो जब मालदीव इससे बाहर हो गया था, फिर से वापस से मालदीव को इसमें शामिल किया गया है, यानी मालदीव फिर से इसमें शामिल हो गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग, बजट 2020। ठीक है, लेकिन पूरे बजट की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर रहे हैं केवल। ये जो 2020 का बजट सरकार ने पेश किया है फरवरी में, इस बजट में 5 पुरातात्विक स्थलों को विकसित करने की सरकार ने योजना बनाई है। 5 आर्कियोलॉजिकल साइट, ठीक है, 5 पुरातात्विक स्थल। अब ये सुन लीजिए, पुरातात्विक स्थल जो बहुत पुराने स्थल हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो इनको बजट में पूरी तरह से इनको हम लोग बोले कि क्या डेवलप करने की सरकार की योजना है, इनको विकसित करने की सरकार की योजना है। कौन कौन से 5 स्थल हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले नंबर पर है हस्तिनापुर। ठीक है, हस्तिनापुर कहाँ स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। हस्तिनापुर की अगर बात की जाए तो महाभारत के समय कुरुवंश की राजधानी हुआ करता था, ध्यान रखना। महाभारत में कुरुवंश था, उस कुरुवंश की कैपिटल हुआ करता था हस्तिनापुर। तो इसको सरकार का विकसित करने की एक योजना है, सरकार बजट में ये प्रावधान लेकर आई है। सेकंड है राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ी, ठीक है, दूसरा स्थल है जिसे 2020 के बजट में शामिल किया गया है, वही विकसित करने के लिए। ध्यान रखना ये हिसार में स्थित है, जिला इसका हिसार लगता है। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल भी है। ठीक है, ये भी आपने कभी पढ़ा होगा उसको, और यह हरियाणा में स्थित है, ध्यान रखना, हरियाणा। ठीक है, यहां से याद रखना इसको क्वेश्चन को। तो राखीगढ़ी हरियाणा, इसको भी सरकार ने विकसित करने की योजना बनाई है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर चर्चा की जाए, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात की जाए, तो उसका एक महत्वपूर्ण स्थल है राखीगढ़ी। नंबर 3 पर है यहाँ शिव सागर। ठीक है, शिव सागर यह एक धरोहर स्थल है, आर्कियोलॉजिकल एक प्लेस है ये। ठीक है, शिव सागर की स्थिति है, अगर हम इंडिया की बात करें तो ये असम में स्थित है। सरकार की इसको भी डेवलप करने की योजना है। नंबर 4 पर है यहाँ धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात में स्थित है, ध्यान रखना, और यह भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय एक स्थल रहा है, खुदाई में कई सारी चीजें वहां से प्राप्त हुई है धोलावीरा से। तो ये चौथा स्थल है। और 5वें नंबर पर यहाँ रखा गया है आदिच नल्लूर। ठीक है, तमिलनाडु में एक स्थल है आदिच नल्लूर। ठीक है, तमिलनाडु का एक स्थल है, इसको भी सरकार के विकसित करने की योजना है। तो सन 2020 के बजट में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 5 पुरातात्विक स्थलों को विकसित करने की योजना बनाई है। नंबर 1 पर हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में, महाभारत काल में कुरुवंश की राजधानी होता था। नंबर 2 पर है राखीगढ़ी, हिसार हरियाणा, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल हो जाएगा। शिव सागर असम में स्थित है, पुरातात्विक स्थल है। 4थे नंबर पर धोलावीरा है गुजरात में, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक स्थल है। और 5वें नंबर पर है आदिच नल्लूर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, और तमिल सभ्यता से इसका गहरा संबंध है। ठीक है, चलिए बढ़ रहे हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 फरवरी। ध्यान रखना, 4 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। ठीक है, लेकिन क्या याद रखना आपको, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। 4 फरवरी को हम लोग मना लेंगे वर्ल्ड कैंसर डे। और इस बार 2020 की जो थीम रखी गई है वर्ल्ड कैंसर डे की, ठीक है, ये याद रखना है आपको, आई एम एंड आई विल। ठीक है, आई एम एंड आई विल। ठीक है, ये 2020 की थीम रखी गई है, मैं हूं और मैं रहूंगा, आई एम एंड आई विल। तो 4 फरवरी को हम लोग मना लेंगे वर्ल्ड कैंसर डे। ये सारे डे आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एक निश्चित रूप से एक डे किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा समप्रीति 9। ठीक है, बल्कि इसको कैपिटल लेटर में लिखूं मैं, समप्रीति, ठीक है, 9, समप्रीति 9। समप्रीति 9 ध्यान रखना, भारत और बांग्लादेश का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, इंडिया की सेना प्लस बांग्लादेश की सेना, तो भारत और बांग्लादेश की सेना के बीच होने वाला एक मुख्य अभ्यास है समप्रीति 9।
बल्कि मैं ये कहूँ कि भारत के कई सारे देशों के साथ सैन्य अभ्यास किए जाते हैं, यानी कि इंडिया कई सारे देशों के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास करता है। उनमें से जो कुछ प्रमुख अभ्यास हैं उनके नाम मैं लिख देता हूं, आप उनको लिख लीजिए, निश्चित रूप से वहां से क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास मैं लिखते जा रहा हूं, एक टेबल बना रहा हूं, आप मेरे साथ में बनाते जाइएगा जल्दी जल्दी उसको। ठीक है, क्योंकि हैं तो बहुत सारे, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट वाले एक जगह में लिख देता हूं। तो एक याद रखिए आप, नंबर 1 इसमें सूर्य किरण। ठीक है, सूर्य किरण। अब इंडिया के साथ हो रहा है, किसका है, तो इंडिया के साथ नेपाल का जो अभ्यास हो रहा है वो कहलाता है सूर्य किरण प्लस भारत। ठीक है, भारत में हर बार नहीं लिखूंगा, इसको आप लिखते जाइएगा पूरा नीचे तक। तो सूर्य किरण भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच होने वाला एक अभ्यास हो जाएगा। ठीक है, सेकंड लिख रहा हूं मैं शक्ति। शक्ति ये हो जाएगा भारत और फ्रांस की सेना के बीच होने वाला एक अभ्यास, शक्ति। अगला लिखिए इसमें एक्यूवेरिन। एक्यूवेरिन, ठीक है, ये एक्यूवेरिन इंडिया के साथ हो जाएगा, मालदीव हमारा पड़ोसी देश। ठीक है, मालदीव के साथ होने वाला एक सैन्य अभ्यास हो जाएगा एक्यूवेरिन। इसके बाद अजय वारियर। अजय वारियर, अजय वारियर हो जाएगा भारत और ब्रिटेन का एक सैन्य अभ्यास, तो इंडिया के साथ ब्रिटेन का एक सैन्य अभ्यास हो जाएगा। फिर हो जाएगा इम्बेक्स। इम्बेक्स, ठीक है, इम्बेक्स हो जाएगा भारत और म्यांमार। भारत और म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा होता था, भारत और म्यांमार, इम्बेक्स। ठीक है, अगला लिखिए इसी में संप्रीति, हम लिख चुके हैं पहले भी उसमें, इंदिरा। ठीक है, इंद्र या इंदिरा जो भी आ जाए, भारत और रूस की सेनाओं के बीच होने वाला एक अभ्यास है। ठीक है, इसके बाद अगला लिखिए मित्र शक्ति। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास हो जाएगा। ठीक है, पहले इतना बना लीजिए, फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। सूर्य किरण भारत नेपाल, शक्ति फ्रांस और भारत, एक्यूवेरिन भारत मालदीव, अजय वारियर भारत ब्रिटेन, इम्बेक्स भारत म्यांमार, इंदिरा भारत रूस, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, अभी कंप्लीट खत्म नहीं हुआ ये। ठीक, इसमें आगे लिखिए श्रीलंका हो गया, मित्र शक्ति। अगला लिखिए युद्ध अभ्यास। नाम ही है केवल उसका, युद्ध अभ्यास। यह होता है भारत प्लस यूएसए, अमेरिका के बीच होने वाला, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए के बीच होने वाला। अगला लिखिए मैत्री। ठीक है, वो मित्र था, ध्यान रखना अभी थोड़ी देर पहले। मैत्री हो जाएगा भारत और थाईलैंड की सेनाओं के बीच, तो भारत और थाईलैंड मैत्री। अगला लिखिए इसमें नोमैडिक एलिफेंट, भारत और मंगोलिया। नोमैडिक एलिफेंट, एलिफेंट हाथी, नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया की सेनाओं के बीच। ठीक है, भारत और मंगोलिया की सेना, नोमैडिक एलिफेंट। अगला लिखिए वज्र प्रहार, ये हो जाएगा वज्र प्रहार। ठीक है, ये भी हो जाएगा भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच, वज्र प्रहार। अगला लिखिए इसमें अल नगाह। अल नगाह, ठीक, ये हो जाएगा भारत और ओमान की सेनाओं के बीच, अल नगाह भारत और ओमान की सेनाओं के बीच। अगला लिखिए खंजर। खंजर भारत और किर्गिस्तान। ठीक, भारत प्लस किर्गिस्तान की सेनाओं के बीच, खंजर। ठीक, अगला लिखिए गरुड़। गरुड़ हो जाएगा भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच होने वाला एक अभ्यास, गरुड़। अगला लिखिए इसमें हैंड इन हैंड। ठीक है, ये पूछा भी गया है लास्ट एग्जाम में, हैंड इन हैंड, हाथों में हाथ, भारत और चाइना की सेनाओं के बीच होने वाला एक अभ्यास। चर्चा में भी चल रहा है चीन हमारे साथ, सीमा को लेकर कुछ विवाद चल रहे हैं, डिस्प्यूट, तो अभी याद रखिएगा हैंड इन हैंड, भारत और चाइना के बीच। अगला लिखिए इसमें सिम्बेक्स हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है, कोंकण लिखिए, बल्कि इसको छोड़ दीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑस इंडेक्स लिखिए अगला, ऑस इंडेक्स। ठीक है, चूंकि नाम से समझ में आ रहा, ऑस यानी ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की सेना के बीच। अगला लिख लीजिए, इसमें एक आध दो और बचे हैं, उसको लिखिए। अगला लिखिए गरुड़ शक्ति। ठीक है, गरुड़ शक्ति, तो गरुड़ शक्ति लिखिए भारत और इंडोनेशिया। एक केवल गरुड़ लिखा था हमने, ध्यान रखना, ये है गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया की सेना के बीच। और इसमें अंतिम लिखिए स्लाइनेक्स। स्लाइनेक्स, यहाँ स्लाई से समझ में आ रहा है श्रीलंका। ठीक है, कुछ के नाम इसी में छुपे हुए हैं, तो भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच। वीडियो को पॉज करके आप पूरा कंप्लीट बना लेना, यहाँ से निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भारत का फलाने देश के साथ युद्ध अभ्यास क्या कहलाता है। यह युद्ध अभ्यास का सीधे नाम दे देगा एग्जाम में, और आपसे पूछेगा कि भारत का यह किसके साथ किया जाता है, या किसके साथ किया गया एक अभ्यास का नाम है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े आगे। ये सब इंडिया के साथ होने वाले सभी अभ्यास थे। ठीक है, जिन लोगों ने कभी ऑफलाइन क्लासेस अटेंड की है, ध्यान रखना, ये जो करंट अफेयर 2020 का है फरवरी वाला,
उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन और भी बढ़ा दिए हैं, तो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट भी इनके नोट्स साथ में बना लें, क्योंकि मैंने कुछ चीजें उसमें बना दी हैं। चलिए आगे लिखिए, अगला वाला क्वेश्चन है वधावन। ठीक है, वधावन। अब वधावन एक पोर्ट है, ध्यान रखना, भारत में एक बंदरगाह है। तो वधावन भारत का नया बंदरगाह है। ठीक है, ध्यान रखना है। और ये कहाँ स्थित है, ये पूछे अगर एग्जाम में, तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो वधावन भारत का नया पोर्ट या बंदरगाह है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन पर आए, वहीदा रहमान। ठीक है, वहीदा रहमान। वहीदा रहमान को दिया गया है 2018 का किशोर कुमार सम्मान। ठीक है, 2018 का किशोर कुमार सम्मान वहीदा रहमान को दिया गया है, इसलिए चर्चा में है। वहीदा रहमान याद रखना है इसमें। ठीक है, अगले आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्रिस्टीना कोच, एक अगला नाम, क्रिस्टीना कोच। ठीक है, ये याद रखना। अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड इनके नाम पर है। ठीक है, ये अंतरिक्ष में रही हैं 11 माह तक। ठीक है, 11 महीने इन्होंने अंतरिक्ष में बिताए हैं। इनका संबंध यूएसए से है, तो क्रिस्टीना कोच का नाम याद रखना। ये 11 महीने तक अंतरिक्ष में रही हैं और सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। दिल्ली विधानसभा इलेक्शन के नतीजे। ठीक है, दिल्ली जो असेंबली थी उसके जो नतीजे हैं उसमें ध्यान रखना। सबसे पहले हम लोग देखें कि आम आदमी पार्टी इनकी सरकार है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनाए गए थे, ध्यान रखना। तो इनको मिली हैं कुल 62 सीटें। यहाँ सेकंड नंबर पर रही है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को, लेकिन केवल सीटें मिली हैं 8। और आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को यहाँ कोई भी सीट नहीं मिली है यानी उनके एमएलए या विधायकों की संख्या है 0। ठीक है, और एक और चीज इसमें याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। तो यहाँ शपथ ली है अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के रूप में, और जो दिल्ली के एलजी हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, वो थे इस समय अनिल बेजल। इन्होंने ध्यान रखना अरविंद केजरीवाल को शपथ दिलाई है, और अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के रूप में, दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ली है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में। आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली हैं विधानसभा चुनावों में, बीजेपी को 8 सीटें और कांग्रेस को कोई भी सीट यहां नहीं मिली है। ये विधानसभा 2020 के नतीजे हैं दिल्ली के। उस समय जब अरविंद केजरीवाल ने तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, तो इस समय दिल्ली के एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। ठीक है, ये फरवरी 2020 के करंट अफेयर के हिसाब से चीजें चल रही हैं। ठीक है, ये याद रखना आप इसमें। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा शाहीन बाग। दिल्ली में था, बहुत चर्चा में था, ध्यान रखना। अभी काफी लंबे समय तक चर्चा में बना रहा था, हालांकि अब तो वहां जो भी डिस्प्यूट थे सब खत्म हो गए हैं, लेकिन चूंकि फरवरी में थे तो वो तो आपको याद रखना है। शाहीन बाग। ठीक है, शाहीन बाग में जो प्रदर्शन चल रहा था एनआरसी के विरोध में, ध्यान रखना, तो वहां सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता की है, मीडिएटर की भूमिका निभाई है। और सुप्रीम कोर्ट ने जब मीडिएटर की भूमिका निभाई है तो वहां सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ वकील हैं संजय हेगड़े, ठीक है, ये नाम याद रखना है, संजय हेगड़े, और यहां नाम याद रखना आप साधना रामचंद्रन। ठीक है, इन दोनों की एक कमेटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने, और कमेटी ने शाहीन बाग में जो लोग हैं उनसे बातचीत करने के लिए, उन प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन की एक कमेटी बनाई है। तो ये समिति याद रखना, पूछ सकते हैं, अगर ये पूछे कौन है तो ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये बहुत शाहीन बाग बहुत चर्चा में चला था दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा सचिन तेंदुलकर। ठीक, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में एक पुरस्कार, एक सम्मान दिया गया है, लॉरियस स्पोर्टिंग मूवमेंट अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है। ठीक है, ये पुरस्कार याद रखना इनका, लॉरियस स्पोर्टिंग, ठीक है, स्पोर्टिंग मूवमेंट अवार्ड। ठीक, लॉरियस स्पोर्टिंग मूवमेंट अवार्ड। ठीक है, ये इन्हें दिया गया है। ये उन क्रिकेट खिलाड़ियों को दिया जाता है, ध्यान रखना, जो क्रिकेट के क्षेत्र में या किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा नाम करते हैं। तो सन 2000 से लेकर 2020 के बीच जिनका प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है कभी क्रिकेट में, जिन्होंने महान कार्य किए हैं, उनको दिए जाने वाला एक पुरस्कार था, और यह पुरस्कार ध्यान रखना बर्लिन में दिया गया था। ठीक है, इस पुरस्कार की घोषणा बर्लिन में की गई है, और सन 1999 से प्रत्येक वर्ष लॉरियस स्पोर्टिंग मूवमेंट अवार्ड पुरस्कार या अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो सन 2020 का लॉरियस
स्पोर्ट मोमेंटरी अवार्ड किसे दिया गया है? सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगले एक और खिलाड़ी का नाम आपके सामने है अमित दहिया। देखते हैं किससे संबंधित है। अमित दहिया ये चर्चा में रहे हैं फरवरी 2020 में। अमित दहिया ध्यान रखना जेवलिन थ्रो, ठीक है, गेम होता है जेवलिन थ्रो, वो खिलाड़ी हैं। और ध्यान रखना ये हाल ही में पकड़े गए थे, तो इन्हें क्या है, इन पर 4 साल का बैन लगाया है नाडा ने। ठीक है, नाडा एक एंटी डोपिंग एजेंसी है। ठीक है, तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा, यानी कि जो लोग कभी ड्रग्स वगैरह और इन चीज़ों का उपयोग करते हैं खेलों में, उनके लिए उन पर प्रतिबंध लगाने का काम और उनको जांचने का काम ये संस्था करती है। तो अमित दहिया पर 4 वर्षों का प्रतिबंध इसको लेकर लगाया गया है कि इन्होंने ये डोपिंग टेस्ट में फेल हुए थे। डोपिंग टेस्ट मतलब ये नशा करके इस खेल में इन्होंने भाग लिया था, इसलिए 4 वर्षों का प्रतिबंध फरवरी 2020 में अमित दहिया पर लगाया गया। ध्यान रखना अमित दहिया का संबंध हरियाणा से है, यह हरियाणा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 22वां विधि आयोग, 22वां विधि आयोग। ठीक है, इसको याद रखना। तो ये जो नया विधि आयोग सरकार ने गठन किया है, ठीक है, इसका गठन सरकार ने 19 फरवरी 2020 को किया है। 19 फरवरी 2020 को भारत में 20वां विधि आयोग के गठन की सरकार ने बात की है। और ध्यान रखना इस आयोग का जो कार्यकाल होगा ये 3 वर्षों का होगा। ठीक है, और इस आयोग, ध्यान रखना ये जो आयोग है सबसे पहली बार 1955 में गठित किया गया था। ठीक है, और एक गैर संवैधानिक निकाय है, ध्यान रखना गैर संवैधानिक निकाय। ठीक है, यानी कि संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है, इस संविधान के किसी आर्टिकल के अंतर्गत नहीं आएगा, इसलिए गैर संवैधानिक निकाय हो जाएगा। और काम क्या करेगा अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखना ये काम करता है जो कानून, पिछले कानून बनाए गए हैं उनकी समीक्षा करेगा, और जो नए कानून सरकार के द्वारा बनाए जा रहे हैं उनकी भी समीक्षा करने का कार्य यह आयोग करता है। ठीक है, ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखना, जो 22वां विधि आयोग का जो बोर्ड है उस बोर्ड में एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 5 होते हैं इसमें अंशकालिक सदस्य, यानी टोटल सदस्य संख्या हो जाती है 10। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम लोग। ठीक, मैंने एक ही वीडियो में पूरे फरवरी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए हैं, इसलिए आपको बहुत सारे वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं उसको थोड़ा तेजी से कर रहा हूं। आपने कंप्यूटर में एक वर्ड सुना होगा कट, कॉपी और पेस्ट। ठीक है, कट, कॉपी और पेस्ट। ठीक है, यह आप मोबाइल भी यूज करते हैं तो उसमें भी कई जगह पर कट, कॉपी और पेस्ट करना पड़ता है। कट, कॉपी और पेस्ट एक प्रकार का फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन है, ध्यान रखना है, कंप्यूटर और मोबाइल में उपयोग किया जाता है। इस फंक्शन का जो शुरुआत की थी वो लैरी टेस्लर नामक वैज्ञानिक ने की थी। ध्यान रखना लैरी टेस्लर ये चर्चा में थे, और हाल ही में यानी कि फरवरी 2020 में इनका देहांत हो गया, इनका निधन हो गया। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर मुझे कॉपी करना है तो मैं कहीं से कंट्रोल+C का उपयोग करूंगा, और मुझे अगर पेस्ट करना है तो मैं उपयोग करूंगा कंट्रोल+V, कंट्रोल+C और कंट्रोल+V। कंट्रोल+C कॉपी के लिए उपयोग करेंगे और कंट्रोल+V उपयोग करेंगे हम लोग पेस्ट करने के लिए। लैपटॉप और कंप्यूटर में ये बटन होती हैं सभी जगह पर। ठीक है, और ये लैरी टेस्लर का जो जन्म हुआ था वो न्यूयॉर्क में हुआ था, और इनका हाल ही में निधन हो गया, ध्यान रखना। तो ये चर्चा में थे फरवरी 2020 में। ठीक है, कट, कॉपी और पेस्ट नामक फंक्शन का जो शुरुआत की थी, उपयोग किया था, वो लैरी टेस्लर ने किया था। फरवरी 2020 में इनका निधन हो गया। इनका संबंध न्यूयॉर्क से है, और कंट्रोल+C कॉपी और कंट्रोल+V अगर हो तो उसे हम लोग कहते हैं इसे पेस्ट किया जाता है। ठीक, क्लियर, इतने कंसेप्ट है। आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21 फरवरी को हम लोग मनाएंगे अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ठीक है, 21 फरवरी को आप मना लो अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, हम राष्ट्रीय की बात नहीं कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा, ठीक है, इंटरनेशनल मातृभाषा दिवस की हम लोग बात कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और 2020 का इसमें थीम आपको याद रखना है, 2020 की इसमें थीम है लैंग्वेजेस विदाउट बॉर्डर। ठीक है, लैंग्वेजेस विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, सीमाएं, बॉर्डर्स, ये 2020 की थीम रखी गई है, लैंग्वेजेस विदाउट बॉर्डर। ये थीम सभी की याद रखना।
और जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है ध्यान रखना वो सन 1999 में पहली बार मनाया गया था। 21 फरवरी को पहली बार सन 1999 में मनाया गया था। अब आइए एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट पर, यह भी 21 फरवरी से ही संबंधित है, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। 24 फरवरी से संबंधित है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम आप सभी ने सुना होगा, डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, यूएसए। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप फरवरी में इंडिया की यात्रा पर थे। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो वे 24 फरवरी को सबसे पहले इंडिया में अहमदाबाद पहुंचे, गुजरात। ठीक है, 24 फरवरी को जब वे गुजरात पहुंचे तो ध्यान रखना वहां वे विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम जिसका नाम है मोटेरा पहुंचे थे। ध्यान रखना, तो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा वे वहां पहुंचे और उसके पश्चात वे गए भारत में कहा, ताजमहल देखने। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है एग्जाम में। और ताजमहल देखने के पश्चात फिर वे पहुंचे दिल्ली। तो सबसे पहले गुजरात अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में वे पहुंचे, यहां से इसके पश्चात वे चले तो वे ताजमहल देखा उन्होंने और उसके पश्चात वे पहुंचे दिल्ली। और उन्हीं के साथ में ध्यान रखना उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप भी साथ में थी। तो ये भी एक नाम याद रखना है, ये भी चर्चा में इसलिए है कि मेलानिया ट्रंप ने ध्यान रखना दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में एक कार्यक्रम में भाग लिया था और उसमें उस समय वहां कार्यक्रम चल रहा था हैप्पीनेस करिकुलम या करिकुलम जो भी हो। ठीक है, हैप्पीनेस करिकुलम। ठीक है, करिकुलम। ठीक है, अब ये क्या प्रोग्राम है वो देख लीजिए आप। तो मेलानिया ट्रंप ने दिल्ली के एक गवर्नमेंट स्कूल में इस कार्यक्रम में भाग लिया था, ध्यान रखना। और ये जो सरकारी स्कूल है दिल्ली में, ये दिल्ली के नानकपुरा क्षेत्र में स्थित है, नानकपुरा। और इन सरकारी स्कूलों में एक जो हैप्पीनेस कैरिकुलम है वो कार्यक्रम चलता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे, नर्सरी से 8th क्लास तक पढ़ने वाले बच्चों को शुरू के जो 40 मिनट हैं वो उनकी खुशी के लिए यानी हैप्पीनेस के लिए दिए जाते हैं, ध्यान रखना। और जो पहला पीरियड है उनका स्कूल में यानी फर्स्ट जो पीरियड है 40 मिनट का, वो सबसे पहले किसके लिए लगाया जाता है, वो हैप्पीनेस के लिए लगाया जाता है। ठीक है, और उस हैप्पीनेस में शुरू के 5 मिनट उनसे मेडिटेशन कराया जाता है और मेडिटेशन कराने के बाद जितनी भी एक्टिविटीज गेम्स से संबंधित है, उनकी खुशी से संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज हैं बच्चों की, वो कराई जाती हैं। इस कार्यक्रम को दिल्ली में हैप्पीनेस करिकुलम नामक प्रोग्राम नाम दिया है। तो मेलानिया ट्रंप ने इसी कार्यक्रम में भाग लिया था। बाकी डोनाल्ड ट्रंप की कहानी, यूएसए के प्रेसिडेंट है, 24 फरवरी को अहमदाबाद पहुंचे, उसके बाद वो मोटेरा स्टेडियम पहुंचे, वहां सबसे बड़े स्टेडियम है दुनिया के। फिर उन्होंने ताजमहल देखा, वहां से वे दिल्ली पहुंचे और साथ में उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप ने हैप्पीनेस कैरिकुलम नामक भाग जो एक प्रोग्राम था उसमें भाग लिया है। क्लियर है, चीजें बढ़ रहे हैं आगे इसी में अगले क्वेश्चन की तरफ हमारा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा ग्रेटा थनबर्ग। ठीक है, चर्चा में था बहुत ज्यादा नाम, ग्रेटा थनबर्ग लिख रहा हूं इसके बारे में, ग्रेटा थनबर्ग। ठीक, ग्रेटा थनबर्ग ध्यान रखना केवल 17 वर्षीय एक बालिका है। ठीक है, और ये स्वीडन की रहने वाली है और पूरे दुनिया भर पूरी दुनिया की तरफ इन्होंने अपना ध्यान आकर्षित किया था। किसको लेकर, ध्यान रखना ये पर्यावरण कार्यकर्ता के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, एज बहुत कम है लेकिन पूरे विश्व में पर्यावरण कार्यकर्ता के रूप में जानी जाती हैं। फरवरी 2020 में बहुत चर्चा में रही थी और वैज्ञानिकों ने उस समय एक प्रजाति खोजी थी घोंघे की। ठीक है, घोंघे की एक प्रजाति खोजी थी और उस प्रजाति को उन्होंने नाम दिया है ग्रेटा थनबर्ग घोंघा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना। ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की 17 वर्षीय एक बालिका है और उन्होंने ये एक पर्यावरण कार्यकर्ता के रूप में जानी जाती है पूरे विश्व में। और हाल ही में जो घोंघे की एक प्रजाति वैज्ञानिकों ने खोजी थी, उस प्रजाति को लेकर ध्यान रखना, उस प्रजाति का जो नाम है वो ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर कर दिया गया है। तो घोंघा की एक प्रजाति अब इनके नाम से जानी जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, नेशनल साइंस डे। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है रमन प्रभाव की खोज के लिए। ठीक है, रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव की खोज के लिए मनाया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, डॉक्टर सीवी रमन, ध्यान रखना उनका जन्मदिन नहीं है, ध्यान रखना 28 फरवरी, बल्कि उन्होंने इस दिन रमन प्रभाव की खोज की थी, इसलिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 2020 में इस राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम रही है वुमन इन साइंस। ठीक है, वुमन इन साइंस। ठीक है, ये इस वर्ष की
थीम रखी गई है, यानी कि विज्ञान में महिलाओं का योगदान या विज्ञान के क्षेत्र में महिलाएं। तो ये सन 2020 की एक थीम रखी गई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न है हमारा सेनकी रिवर। ठीक है, सेनकी रिवर, ठीक है, नदी। तो सेनकी रिवर का संबंध है सर ईटानगर से, ईटानगर यानी अरुणाचल प्रदेश। क्यों चर्चा में है सेनकी रिवर? सेनकी रिवर इसलिए चर्चा में, ध्यान रखना, क्योंकि पर्यावरण के जो एटमॉस्फेयर चेंज, जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, उसके कारण इस नदी का जो आकार है वो धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। ठीक है, तो अपने आकार को सिकुड़ने के कारण, सिकुड़ते हुए आकार के कारण ये सेनकी रिवर बहुत ज़्यादा चर्चा में है अभी हाल ही में फरवरी 2020 में। और ध्यान रखना ईटानगर में है, यानी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसी के साथ एक और अगला क्वेश्चन देख लें। हैरथ महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हैरथ महोत्सव, ध्यान रखना हैरथ महोत्सव जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है और वहां इसे शिवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। शिवरात्रि चूंकि पूरे उत्तर भारत और मध्य भारत में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, ठीक है, इसलिए यह हैरत महोत्सव भी एक प्रकार का शिवरात्रि उत्सव है, ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। तो हैरत महोत्सव नाम याद रखना। एक और चर्चा में इसी समय रहा है अनूपपुर, ठीक है, मध्य प्रदेश में, ध्यान रखना अनूपपुर में फरवरी 2020 में, ध्यान रखना, नर्मदा महोत्सव मनाया गया था। ये पूछ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है पीएससी के हिसाब से कि नर्मदा महोत्सव मध्य प्रदेश के किस राज्य में या मध्य प्रदेश के किस नगर में मनाया गया था? तो ये अनूपपुर में मनाया गया था। अनूपपुर के बारे में और भी कई सारी चीजें आपको मालूम है। कौन सी नदी, किन किन नदियों का उद्गम स्थल है अनूपपुर? कमेंट बॉक्स में आप चाहें तो इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अनूपपुर हो जाएगा। अगला हम लोग देखें आईसीसी यू अंडर-19 वर्ल्ड कप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। ठीक, तो आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है 2020 की अगर चर्चा की जाए तो 2020 के विजेता है बांग्लादेश। ठीक है, ये इस बार पहली बार, ध्यान रखना, बांग्लादेश जीता है इसमें। तो अंडर-19 वर्ल्ड कप 2020 के विजेता हो जाएंगे बांग्लादेश, ये पहली बार जीता है और इसने इस हाल ही में हराया है फाइनल मैच में भारत को। तो भारत इसमें उप विजेता हो जाएगा इस मैच में या इस सीरीज में, ध्यान रखना। लेकिन इससे पहले अगर इंडिया की बात की जाए तो हम लोग इस वर्ल्ड कप को 4 बार जीत चुके हैं। ठीक है, हम लोग इसको जीत चुके हैं 2000 में, सन 2008 में, 2012 में और 2018 में। तो हम लोग इसको इससे पहले जीत चुके हैं सन 2000, 2008, ठीक है, 2000, 2008, 2012, 2012 और 2018 हम लोग यानी इंडिया इस वर्ल्ड कप को 4 बार पहले जीत चुका है। लेकिन 2020 में फाइनल में बांग्लादेश ने इंडिया को हराया है, तो बांग्लादेश इस बार की विजेता हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश से संबंधित एक प्रश्न है अपने पास। नाम है, एक व्यक्ति बहुत चर्चा में रहे हैं, अशोक चक्रधर। ठीक है, अशोक चक्रधर, ध्यान रखना, अशोक चक्रधर को राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2018 दिया गया है। राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान, ठीक है, सम्मान 2018 दिया गया है अशोक चक्रधर को। ठीक है, अशोक चक्रधर, ध्यान रखना, हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध कवि और लेखक हैं। और इसके साथ साथ अगर हम लोग कुछ और पुरस्कारों की अगर बात करें तो इन्हें कई सारे पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे कि इन्हें टेपा सम्मान उज्जैन में दिया गया था, इन्हें कीर्तिमान पुरस्कार मेहर ये भी दिया गया है, इन्हें काव्य गौरव पुरस्कार सागर ये भी इन्हें दिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो है इसमें 2004 में इन्हें सरस्वती पुरस्कार भी दिया गया था, ध्यान रखना। तो सरस्वती सम्मान भी इन्हें दिया जा चुका है। क्लियर कहानी इतनी? ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। इस वीडियो के अंतिम आज के 2 प्रश्न। ठीक है, तो एक तो है इसमें हमारा कि भारत की पहली कमर्शियल एलएनजी बस कहाँ चलाई गई? भारत की पहली प्रथम कमर्शियल, ठीक है, एलएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो एलएनजी जो बस चलाई गई है भारत में, बल्कि कंप्रेस्ड लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ये फुल फॉर्म है उसका। जो बस चलाई गई है, ध्यान रखना, ये चलाई गई है केरल में और ये पहली बस है, ध्यान रखना, जो चलाई गई है। और ये एक बार इसमें जो गैस भरी जाएगी उससे 900 किलोमीटर का सफर तय करेगी। तो भारत की पहली कमर्शियल एलएनजी बस केरल में, और क्षमता होगी उसकी लगभग 900 किलोमीटर की, वो जो दूरी है वह तय करेगी। और आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है मिशन पूर्वोदय। ठीक है, पूर्वोदय, मिशन पूर्वोदय।
मिशन पूर्वोदय ध्यान रखना, भारत और जापान के बीच एक मिशन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है। और भारत और जापान ने मिलकर, यहाँ ध्यान रखना, ओडिशा को स्टील हब बनाने की घोषणा की है, ठीक है। तो स्टील का अगर सबसे ज़्यादा उत्पादन और सारी चीज़ें अगर सामान बनाने की चर्चा की जाएगी तो उसके बारे में ओडिशा का नाम कभी सामने आएगा। तो ओडिशा को स्टील हब बनाने की बात यहाँ जापान ने की है, इसलिए मिशन पूर्वोदय भारत और जापान से संबंधित है। केवल आप इतने क्वेश्चन कर लीजिए, किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग मतलब इसको लेकर अब फरवरी को लेकर कोई नया वीडियो आपके सामने नहीं लाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में मैंने कई सारी चीज़ें आपको इसमें बहुत तेजी से कवर कर दी हैं। अब आप उनको पॉज करके बनाते जाइएगा और लिखते जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेकर आएंगे मार्च 2020 का करंट अफेयर, उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप इस वीडियो अगर आपको पसंद आ गया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने अपना चैनल श्री अरविंदो IAS सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मुलाकात होती है एक अगले नए वीडियो में, ठीक है सर, थैंक यू सो मच।